यूनिट पहला पेपर का पहली यूनिट है, जिसका दूसरा टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो विज्ञान क्या होता है, कौन बताएगा? दो ही तो लोग हैं, बताओ विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा बताओ। विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान। तो पहले तो विज्ञान पता होना चाहिए, फिर उसका वर्गीकरण क्या है, फिर उसमें भूगोल का स्थान क्या है। तो विज्ञान क्या होता है? नई चीजों का खोज करना विज्ञान है। हाँ, विज्ञान के अंतर्गत आप क्या करते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए विज्ञान का सिंपल सा परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर में जैसे वायु, हवा चल रही है तो हवा क्यों चल रही है उसके बारे में जानना, है ना, कारण पता करना। और जैसे आग जल रही है तो आग क्यों जल रही है ना, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आग बुझ जाएगी। तो प्रकृति में जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का आप क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक, है ना, तरीके से, साइंटिफिक मतलब उसका प्रयोग कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए। तो प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान के ही वर्गीकरण में अब सारे ही सब्जेक्ट विज्ञान के ही भाग होते हैं, है ना। सोशल साइंस कहते हैं उधर, उधर फिजिकल साइंस कहते हैं, है ना, नेचर साइंस कहते हैं, जिसमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस में कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन इन सब वर्गीकरण में भूगोल कहाँ पे स्थान पे आता है? क्या भूगोल साइंस का विषय है? क्या भूगोल सोशल साइंस का विषय है ना। तो ये एक विवादास्पद विषय रहा है शुरू से ही। शुरू से ही भूगोलवेत्ताओं के मन में ये था कि भूगोल को ह्यूमैनिटी, मानव आधारित अध्ययन माने कि प्रकृति आधारित अध्ययन माने कि दोनों माने। ये विवाद बहुत लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है ना। तो उसी क्रम में कि विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल को स्थान कौन सा दिया जाए, उसी क्रम में जो है कांट, एक कांट का नाम सुने होंगे ना, इमैनुअल कांट। कांट एक, कांट ने कई क्षेत्रों में काम किया है, समाज के क्षेत्रों में भी सिद्धांत दिया है ना, राजनीति के क्षेत्र में भी, भूगोल में भी काम किया। क्योंकि पहले के जो कह सकते हैं विद्वान होते थे वो हर क्षेत्र में पढ़ते थे, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट बस पढ़ रहे हैं। उनको इतिहास की भी नॉलेज होती थी, गणित की भी नॉलेज होती थी, ज्योतिष की भी नॉलेज होती थी, सब क्षेत्र में, है ना। तो एक जो कौन भूगोलवेत्ता है? कांट हैं, जिन्होंने क्या किया है, एक वर्गीकरण किया है। तो उसको देखते हैं, उसी पर बात करेंगे। तो कांट ने क्या वर्गीकरण किया है विज्ञान का? कांट द्वारा किसका वर्गीकरण? विज्ञान का वर्गीकरण, ठीक है। विज्ञान का वर्गीकरण कांट ने किया है। तो क्या क्या किया है उसके बारे में देखेंगे। तो उन्होंने विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा, जिसमें से पहला भाग है तार्किक वर्गीकरण। तार्किक वर्गीकरण। और दूसरा भाग कैसा है? क्षेत्रीय आधार पर। क्षेत्रीय आधार पर मतलब विज्ञान जो था, विज्ञान के जो भी विषय हैं उनको उन्होंने दो आधार पर बांटा। एक तो तार्किक आधार पर, तार्किक मतलब जिसमें तर्क का प्रयोग होता है, और एक क्षेत्र आधार पर मतलब जिसमें क्षेत्रों के आधार पर आप क्या करते हैं, विषय को पढ़ते हैं। तर्क मतलब समझते हैं? तर्क मतलब क्या होता है? मतलब किसी घटना को सिद्ध करने के लिए कोई कारण देना, है ना। जैसे कहते हैं ना, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी,
एक आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ एक स्टेटमेंट है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ क्या है, आग होगी। तो अगर पहाड़ पे धुआं है, अगर एक स्टेटमेंट में बोलूँ कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, मान लीजिए आपको पता है, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग है, वो तो होता ही है। तो अगर आप किसी पहाड़ पे धुआं देख रहे हैं तो आप इससे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मान लीजिए कि आपको पहाड़ पे धुआं दिख रहा है तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा पहले वाले कथन से? तो वहाँ आग भी हो सकती है। ये तर्क, आप तर्क देते हैं अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए। जैसे आप तर्क देते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है ना? क्योंकि उसमें पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां बदलती रहती हैं, तो उसके कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो तर्क क्षेत्र आधार पर, जैसे क्षेत्रों का अध्ययन होता है ना, अनपरा का अध्ययन कीजिए, है ना, भारत का अध्ययन कीजिए, अमेरिका का अध्ययन कीजिए, तो वो क्षेत्रीय अध्ययन। फिर इसको इन्होंने आगे भी बांटा है। तो जो तार्किक वर्गीकरण है इसमें दो और भाग किया उन्होंने। तार्किक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा, जिसमें से पहला है तार्किक वर्गीकरण में दो भाग किए। पहला लिखा भौतिक या प्राकृतिक। भौतिक, कोई चल ही नहीं रहा। भौतिक या प्राकृतिक, भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के विषय। भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान के विषय। दूसरा सामाजिक विज्ञान के विषय। मतलब विज्ञान को कांट ने दो भागों में बांटा, एक तार्किक और एक क्षेत्रीय। तार्किक वर्गीकरण में कुछ विषय भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान के भी आए, है ना, जिनको आप जनरली साइंस में पढ़ते हैं। तो कुछ भौतिक या प्राकृतिक क्या है, कुछ सामाजिक विज्ञान के भी विषय तार्किक में आए। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान में भी कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें तर्क का प्रयोग होता है। जैसे साइकोलॉजी को ले लीजिए, है ना, और सोशियोलॉजी को ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए, इनमें तर्कों का प्रयोग होता है ना। तो इनमें कुछ उदाहरण दिए इन्होंने, जैसे कौन सा भौतिक प्राकृतिक विज्ञान का विषय है जो तार्किक में आता है। तो उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। और क्या कहा, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, भौतिकी भी कहते हैं। और एक दिया रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, है ना, जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये तो साइंस के जनरली विषय आप जानते भी हैं, है ना। तो ये भौतिक प्राकृतिक विज्ञान में बांटा इन्होंने। एक वर्गीकरण जो तार्किक में ही सामाजिक विज्ञान का किया था, उसमें इन्होंने जो उदाहरण दिए वो दिए अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान। ठीक है। तो कांट ने विज्ञान का वर्गीकरण किया तार्किक, क्षेत्रीय। तार्किक में जहाँ जहाँ तर्कों का प्रयोग होता था, जिन जिन विषयों को, उनको दो तरीके में बांट दिया। एक तो भौतिक या प्राकृतिक विषय। क्यों? क्योंकि वनस्पति विज्ञान में आप कैसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, वनस्पति का, तो वनस्पति प्राकृतिक ही है। भौतिकी में, फिजिक्स में जो नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम है, घर्षण लगता है ना, तो जो भी नियम भौतिकी में पढ़ते हैं वो सब भी प्राकृतिक ही नियम है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि रसायनों के मिलने से क्या हो रहा है, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, तो वो सब। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान में ये जो विषय है अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र कैसे तार्किक है। अर्थशास्त्र में कई सारे तर्क दिए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो आप क्या करेंगे?
नहीं, मान लीजिए आपको आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, पैसा नहीं है अभी तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन अगर आपको खूब पैसा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे, मतलब खर्च करेंगे। पैसा ज़्यादा होता है तो इंसान खर्च क्या करता है? ज़्यादा करता है ना। तो अगर मान लीजिए आपको पता चले कि वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है ए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद रहा है, तो आप इससे ये तर्क निकालेंगे ना कि भाई उसके पास पैसा होगा तभी नहीं खरीद रहा है, फ्री में तो पा नहीं जाएगा। तो ये तार्किक विषय हैं, ठीक है, समाज विज्ञान और ये सब। फिर क्षेत्रीय आधार पर कैसे बांटा उन्होंने? तो क्षेत्रीय आधार पर उन्होंने क्षेत्रीय नहीं है, ये भौतिक है, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक, एक तार्किक है और दूसरा भौतिक वर्गीकरण। भौतिक का मतलब यहाँ से है कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, जिनको आप देख सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, उससे है। तो इसमें इन्होंने दो भाग किया भौतिक में, एक किया समय के आधार पर और एक किया क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रीय। एक समय आधारित और दूसरा कैसा किया? क्षेत्रीय। समय आधारित वर्गीकरण का मतलब ये है कि ऐसे विषय जिनमें आप समय के आधार पर अध्ययन करते हैं, समय को आधार बनाते हैं। कैसे? जैसे इतिहास में क्या करते हैं आप? मानव के क्रियाकलापों या मानव के निर्णयों का अध्ययन आप पिछले समय में जाके करते हैं। भूतकाल में मानव के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी कार्य किए गए हैं, उन्हीं का अध्ययन करते हैं ना। पहले के समय में जो व्यक्ति था उसने क्या निर्णय लिया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो राजा था उससे लड़ाई कर लिया, क्यों किया, कारण होते थे ना लड़ाई करने के। और एक विषय, जैसे एक विषय है भूगर्भ शास्त्र, जिसको कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी सुने हो? जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, है ना। ये भूगोल की एक शाखा है, भूगर्भ शास्त्र, जिसमें पृथ्वी के भीतर की जो संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें हैं उनका आप अध्ययन करते हैं कि ये पहले कैसी थी, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो क्या स्थिति थी, फिर उसके साथ साथ समय के साथ कैसे स्थिति क्या होती गई, बदलती गई। तो ये समय आधारित कुछ विषय है जिनको उन्होंने भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत समय वाले में रखा कि समय आधारित कौन से विषय हैं। तो उसमें दो तरीके के विषय है, एक है मानव जीवन पर केंद्रित, जो मानव जीवन पर आधारित है उसको इतिहास कहते हैं, और एक क्या है, पृथ्वी की संरचना पर आधारित है, पृथ्वी की संरचना पर आधारित है, जिसको क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र। फिर क्षेत्र के आधार पर जो बांटा था उसमें दो चीजें हैं, एक कि जब आप पृथ्वी के तल का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के तल का अध्ययन मतलब पृथ्वी के सतह पर जो भी पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, नदी, ये सब जो हैं, मैदान, वन के क्षेत्र, तो ये क्षेत्र पर ही अध्ययन होता है ना, क्षेत्र पर ही पर्वत, पठार, मैदान एक क्षेत्र ही है, एरिया है। तो पृथ्वी के तल का जब अध्ययन करते हैं तो उसको भूगोल कहते हैं, ठीक है। और जब आप आकाशीय पिंडों, पिंड मतलब बॉडी, आकाशीय पिंड मतलब आकाश में कोई भी पिंड पाया जाए, और अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, उसको खगोल शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र, ठीक है। ठीक है।
तो ये सब बातें जो है 19वीं सदी के अंतिम 1800 के लास्ट की बातें हैं। 1800 के लास्ट में 1880-90 ये सब में ये बातें उठ रही थी कि भाई भूगोल को कहाँ रखा जाए, कि भूगोल केवल मानव का अध्ययन करता है, भूगोल प्रकृति का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, किस में रखें उसको। तो कांट ने एक वर्गीकरण दिया जिसमें उन्होंने इस तरह से दिखाया, तार्किक और भौतिक वर्गीकरण। तार्किक में प्राकृतिक या विषय या विज्ञान संबंधी विषय, फिर उसी में सामाजिक। भौतिक वर्गीकरण में समय और क्षेत्र आधारित, समय में मानव जीवन के इतिहास, मानव जीवन का अध्ययन जब समय में करते हैं तो इतिहास, पृथ्वी का तो संरचना, पृथ्वी की संरचना भूगर्भ शास्त्र। क्षेत्रीय में अगर पृथ्वी के तल का अध्ययन कर रहे हैं उसको भूगोल शब्द दिया। लेकिन यहां से ये नहीं हो गया कि पृथ्वी के क्षेत्र का ही अध्ययन करना भूगोल है ना, अभी क्लियर नहीं हुआ है। इन्होंने तो एक वर्गीकरण दिया है, फिर आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना खगोल शास्त्र। इतना ठीक है, ये कांट ने कहा है। फिर और भूगोलवेत्ता है ना, तो और भूगोलवेत्ताओं ने क्या कहा, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कांट ने यह कहने का प्रयास किया कि पृथ्वी के सतह का अध्ययन भूगोल है और साथ ही में साथ पृथ्वी के अंतर्गत आप भूगोल के ही अंतर्गत आप समय आधारित भी अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूगर्भ शास्त्र भूगोल की ही एक ब्रांच है। तो समय आधारित और क्षेत्रीय आधारित दोनों अध्ययन किस में कर रहे हैं? भूगोल में कर रहे हैं। ठीक है। फिर आगे बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने बात की कि क्या होना चाहिए, तो अंततः यह निष्कर्ष निकला कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल दोनों रखा जाता है ना। भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं आप? पृथ्वी, प्रकृति और मानव। पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं? एक तो प्राकृतिक चीज है, मानव भी खुद में प्राकृतिक ही है ना। तो हम लोग प्रकृति को अलग रखते हैं और अपने को अलग रखते हैं, है ना। अपने को उससे अलग रखते हैं कि प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, प्रकृति में ये सब चीज़ें हैं, वायुमंडल है, जलमंडल। और मानव खुद हम लोग हैं। तो हमने क्या कहा कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध है, कि बीच में क्या है, जो संबंध है, जो एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, उसका हम क्या करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। समझ में आ रही बात? भूगोल क्या माना गया फिर? तो इस तरह से भूगोल एक ऐसा विषय हुआ जिसमें मानव संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मानव के बारे में, मानव ने क्या क्या निर्माण किया, कृषि कैसे करता है, परिवहन कैसे करता है ना, परिवहन के साधन बना दिए, है ना, विद्यालय बना दिया, उद्योग बना दिया, तो ये सब हमने बनाया है, प्राकृतिक तो है नहीं। और प्रकृति जो है, पेड़ पौधे, उनसे हम लकड़ियाँ ले रहे हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो उसी को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना हम लोगों ने शुरू किया, है ना। तो भूगोल तो ये हुआ। और भूगोल एक अंतर विषयक विज्ञान भी है। अंतर विषयक विज्ञान पहली क्लास में शायद बताए थे, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। अंतर विषयक विज्ञान का मतलब क्या होता है? अंतर विषयक विज्ञान। अंतर विषयक विज्ञान में ये होता है कि भूगोल के अंतर्गत कई जो विज्ञान के विषय हैं ना, उनके जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, उसका प्रयोग भूगोल में किया जाता है। जैसे भौतिकी में आप नियम सुने होंगे कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है तो तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो पृथ्वी, जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, तो जब पृथ्वी में आप गहराई में जाते हैं ना, पृथ्वी का सतह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी के भीतर भी तो कुछ है। जैसे ये पृथ्वी गोला है, गोला है पूरी पृथ्वी, अब इसके अंदर भी तो कुछ चीज़ होगा। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? ऊपर ऐसे खड़े हैं हम लोग, लेकिन इसके भीतर भी तो कुछ चीज़ है।
तो जब आप पृथ्वी के सतह से गहराई में जाते हो केंद्र की ओर, तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर जाने पे घनत्व तो बढ़ता है। तो ये हमने भौतिकी से लिया, फिजिक्स से ले लिया सिद्धांत, उसका प्रयोग किया। जब हम लोग पढ़ते हैं पेड़ पौधे के बारे में, तो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं कि पेड़ पौधा अगर किस जलवायु में है तो कैसा पौधा होगा। हर जलवायु में अलग अलग पौधा होता है। वो हमने बॉटनी से सीखा, बॉटनी से ले लिया। हम लोग जब ऐतिहासिक भूगोल पढ़ते हैं, ऐतिहासिक भूगोल मतलब ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक पढ़ते हैं, तो उसमें ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं उसको। तो उसमें हम इतिहास के कुछ, जो इतिहास में कैसे पता किया जाता है कि कौन कितने साल पुराना है ना, उसको कैसे यूज करते हैं। मतलब ये है कि हम भूगोल में कई सारे विषयों के नॉलेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं, जैसे कुछ के बारे में देखते हैं। जैसे 19वीं सदी के मध्य तक जो हम्बोल्ट और रिटर भूगोलवेत्ता हैं, हम्बोल्ट और रिटर दो नाम हैं भूगोलवेत्ताओं के, हम्बोल्ट और रिटर, ठीक है, हम्बोल्ट और रिटर, ये भूगोलवेत्ता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं आपको बता दूं यहीं पे, आगे हम लोग हालांकि उसमें पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन अगर उसको जानेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। जब ये विवाद उठा ना कि भूगोल को किस में रखा जाए, भूगोल क्या मानव का अध्ययन कर रहा है कि प्रकृति का अध्ययन कर रहा है, किसका अध्ययन कर रहा है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको निष्कर्ष बताया कि भूगोल के अंतर्गत आप प्रकृति का भी अध्ययन करते हैं और मानव का भी अध्ययन करते हैं, प्रकृति की घटनाओं का भी और मानव। तो शुरू में दो तरह की विचारधाराएं उपजी। एक विचारधारा नियतिवादी थी, नियतिवादी, और एक थी संभववादी, संभववादी। इसको कहते हैं पॉसिबिलिज्म, इसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म। जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे वो नियतिवादी थे, और जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे वो क्या थे, संभववादी थे। तो सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आया, नियतिवादी। नियतिवादी क्या कहते थे? नियतिवादी जो भूगोलवेत्ता थे उनका मानना था, नियतिवादी जो भूगोलवेत्ता थे उनका मानना था, जैसे नियतिवादी क्या होना, नियति क्या होती है? नियति मतलब आप कहते हैं ना कि हमारे नियतिन में लिखा रहा ही। किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो कहते हैं कि उसके नियति में ही लिखा था, है ना, उसके किस्मत में ही लिखा था, उसको कोई नहीं बदल सकता था। नियति मतलब प्रकृति कहते हैं। यहाँ पे नियत का मतलब क्या है? प्रकृति का है। कि नियतिवादी जो भूगोलवेत्ता थे उनका मानना था कि जो प्रकृति है वही सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति है वही सर्वश्रेष्ठ है, मानव की भूमिका कुछ नहीं है। तो जो नियतिवादी भूगोलवेत्ता थे उनका मानना था कि प्रकृति का अध्ययन कीजिए। किसका अध्ययन कीजिए? प्रकृति का अध्ययन कीजिए, मानव के अध्ययन से कोई फायदा नहीं है। क्यों मानते थे ऐसा? क्योंकि उन्होंने बाढ़ देखा, भूकंप देखा, बरसात नहीं हो रही है तो खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रकृति के कारण नहीं कर पाए ना। तो इसमें इन्होंने किस पे बल दिया? प्रकृति को महत्व दिया। तो नियतिवादियों ने प्रकृति को क्या दिया? श्रेष्ठ बताया, प्रकृति को श्रेष्ठ बताया, और मानव को क्या कहा? नगण्य। मानव को नगण्य, नगण्य मतलब मानव की कोई भूमिका नहीं है, ठीक। तो इन्होंने किसका अध्ययन किया? प्रकृति का अध्ययन पर बल दिया। और ये भौतिक भूगोल, जो भौतिक भूगोल आप लोग पढ़ते हैं वह नियतिवादी ही है। नियतिवादी मतलब जिसके अंतर्गत प्रकृति, भौतिक भूगोल में आप प्रकृति का ही अध्ययन करते हैं, है ना। भौतिक भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं? जैसे भौतिक भूगोल में आप पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण, और पहला जो टॉपिक होता है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्वत, पठार, मैदान। तो
तो इसके अंतर्गत आप प्रकृति के ही विषयों का अध्ययन करते हैं। फिर जो दूसरे भूगोलवेत्ता थे इसके बाद कुछ भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रकृति सबसे अच्छी नहीं है, मानव प्रकृति में बदलाव कर सकता है। कैसे? जहाँ बारिश नहीं होती थी हमने वहाँ नहर भेज दिया, अब वहाँ भी पानी पहुँच रहा है। जहाँ खेती नहीं होती थी वहाँ हमने खाद डाल दिया, खेती हो रही है कि नहीं? जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ पेड़ पौधे लगा के हरा भरा कर दिया। तो मानव क्या किया? प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है। तो कौन अच्छा हुआ? प्रकृति तो अपने से हुई, लेकिन मानव ने कुछ परिवर्तन किया अपने लिए, कुछ नया कर रहा है। तो मानव का अध्ययन करो, प्रकृति तो जो है तो है ही। तो ये जो थे संभववादी, इन्होंने कहा कि प्रकृति हमारे सामने संभावनाएं लाती है, प्रकृति हमारे सामने बहुत सारे द्वार खोलती है, हम उसमें जाते हैं, कुछ नया करते हैं। हमने सैटेलाइट भेज दिया, हमने सड़क बना दिया, पहाड़ों को काट के बिजली बना दिया, आटे को पीस के हमने बिस्किट बना लिया, खा रहे हैं मौज से आराम से बैठ के, है ना। तो संभववाद में फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा कि प्रकृति का अध्ययन मत करो, किसका अध्ययन करो? मानव का अध्ययन करो। तो इन्होंने मानव को महत्व दिया, है ना, और मानव का अध्ययन शुरू किया। ये मानव भूगोल इससे विकसित हुआ। किसका विकास हुआ? मानव भूगोल का विकास हुआ। और मानव भूगोल में जैसे कृषि का अध्ययन कर रहे हैं, उद्योगों का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीति भूगोल, ये सब भूगोल आते हैं। इससे क्या हुआ कि दोनों में विभाजन आ गया। अब दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं ना। ये कह रहा है प्रकृति को पढ़ो, ये कह रहा है मानव को पढ़ो, और ये कह रहा है प्रकृति को पढ़ो तो कह रहा है मानव को मत पढ़ो, और ये कह रहा है मानव को पढ़ो तो प्रकृति को मत पढ़ो। तो भूगोल में ऐसी स्थिति आई, विभाजन की स्थिति आ गई, भूगोल में बंटवारे की स्थिति आ गई। होता है ना घर में कि दो भाई कहते हैं कि नहीं हम बस खेती कर रहे हैं, तुम आराम से बैठ के खा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, अलग अलग होना पड़ेगा। तो उसमें फिर आते हैं उनके दोनों के माता पिता, ऐसा है तुम दोनों मेरे ही लड़के हो या लड़कियाँ हो, आराम से रहो, मिलजुल के रहो। तो इसमें एक लोग आए फिर टेलर वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा ऐसा है कि ना तो प्रकृति ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और ना ही मानव श्रेष्ठ है, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए भूगोल एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसमें प्रकृति और मानव क्या हो, दोनों का अध्ययन किया जाए, प्रकृति और मानव दोनों का अध्ययन किया जाए, है ना। ठीक, इसका इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं नवनियतिवादी संकल्पना। ये आपके आगे है, पढ़ेंगे। तो इससे क्या विकास हुआ कि भूगोल एक ऐसा विषय बन गया जिसमें प्रकृति और मानव दोनों का ही अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है भूगोल का जो है विषय मतलब विज्ञान के वर्गीकरण में स्थान है ना। तो दो टॉपिक